अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ ज़िंदान मोहब्बत पार्ट 8। उसे खबर ही ना हुई कि कब नींद ने उसे आ लिया। सुबह किसी ने उसे झंझोड़ा तो उसकी आँख खुली। मंदी मंदी आँखों से उसने सामने देखा जहाँ हसन खड़ा था। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन हानिया का दिमाग उसके मुंह से निकलते अल्फाज नहीं समझ पा रहा था। वो उठकर सीधी हुई, तभी मुंह से कराह निकली। उसने बेसाख्ता अपना पाँव पकड़ा। हानि, क्या हुआ? हसन, जो पहले उससे पूछ रहा था, उसके कराहने पर फौरन उसके नज़दीक सोफे पर बैठा, परेशान सूरत लिए उससे सवाल करने लगा। हानिया अब अपने पैर की जानिब देख रही थी जो सूज चुका था। शायद पाँव में मोच आ गई थी। वो आंखों में नमी लिए पैर की तरफ देखने लगी। हानि, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पाँव पर क्या हुआ है? और तुम यहाँ सोफे पर क्या कर रही हो? इतना बड़ा बेड कम पड़ गया था क्या, जो यहाँ सोफे पर सो रही हो, वो भी दोहरी होकर? उसका पाँव थाम कर हसन ने गौर से देखा। पाँव को थामने पर हानिया के मुंह से सिसकारी सी बुलंद हुई। हसन प्लीज, भीगी आवाज में कहते हुए उसने हसन की गिरफ्त से पाँव आज़ाद करवाना चाहा। वेट अ मिनट, पैर में मोच आई है शायद, हसन ने कहते हुए उसके पैर को एक झटका दिया। हानिया चीख उठी थी, जान जैसे लबों पर आ गई थी। रिलैक्स यार। हसन ने उसके चेहरे की जानिब देखा जहां तकलीफ के आसार नुमाया थे। चोट कैसी लगी तुम्हें? हसन ने संजीदा चेहरा लिए सवाल किया। और वो मनाजिर याद करके हानिया का दिल भर आया। हलक में नमकीन सा गोला फंसने लगा। कुछ बोलना भी मुहाल हो गया। हानिया, रोना बंद करो यार प्लीज़। तुमसे शादी करते वक्त खुद से अहद किया था मैंने कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा कभी, और तुम उस दिन से ही रो रही हो। हसन के लहजे में इस बार अजियत थी। बात करते हुए उसने हानिया के रुखसारों से आंसू पोंछे। वो निगाहें झुका गई। अब कुछ बताओगी? क्या हुआ? कर गई थी क्या? गिर गई थी क्या? मुझे क्यों नहीं बुलाया? आवाज़ क्यों नहीं दी? हसन नरमी से पूछ रहा था। हानिया ने दिल को मजबूत किया। हसन, रात में पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। किसी ने मेरे पाँव को खींचते हुए मुझे घसीटा। मैं बहुत चीखी, चिल्लाई, तुम्हें बहुत बुलाया, मदद की दरख्वास्त की, लेकिन मेरी फरियादें, मेरी आहें शायद तुम्हारे कानों तक ही नहीं पहुंची। हसन, तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझ पर क्या गुजरी, कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ मैं। मुझे फर्श पर घसीटा गया, फिर सड़क पर, घने जंगल में जहाँ अनगिनत झाड़ियाँ थी, कांटेदार झाड़ियाँ। कांटे मेरे जिस्म को चीर रहे थे, जिस्म से जगह जगह से खून रस रहा था। मैं अजियत के मारे चीख रही थी, लेकिन कोई मदावा करने वाला न था। तुम मेरा यकीन नहीं करते ना हसन, उसे मेरा वहम समझते हो ना। ये देखो मेरा चेहरा, मेरी गर्दन, मेरे जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं जो जख्मों से खाली हो। ये मेरे हाथ, मेरे बाजू, ये। वो रोते हुए बोल रही थी, तभी उससे अपनी बात अधूरी छोड़नी पड़ी। वो चौंकी, फिर बाजू की आस्तीन ऊपर करके पागलों की तरह कुछ तलाश करने लगी। नाकाम होकर दूसरा बाजू देखा, फिर अपनी शलवार के पांचे भी पिंडली तक ऊपर किए। वहां भी कुछ न था। कोई जख्म का निशान नहीं, कोई खराश तक नहीं। खून रसना तो दूर की बात थी। हसन, यहाँ यहाँ जख्म थे, बहुत सी खराशें थी। कहाँ गई? वो पागल सी होने लगी। बेसाख्ता अपना चेहरा टटोल कर देखा, फिर तेजी से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। पैर की तकलीफ का एहसास भी ना रहा था। आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था, कोई जख्म का निशान नहीं था वहां। उसका बाकी जिस्म भी बिल्कुल ठीक था। अब तो दर्द का एहसास भी ना था। हसन, ये सब। हसन, मुझे चोटें आई थी, मेरा सर भी दरख्तों के तनों से टकराया था, मेरा पूरा चेहरा जख्मों से भरा पड़ा था। वो कोई जंगल था हसन, जहाँ मैं अकेली। वो परेशान सी ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी जब उसकी जबान को ब्रेक लगे। हसन बहुत अजीब निगाहों से उसे देख रहा था, फिर वो उठकर उसकी तरफ चला आया। हसन, बिलीव मी, मेरे साथ ये सब हुआ है असल में। ये मेरा वहम नहीं है, कोई ख्वाब भी नहीं है। मैंने इस अजियत को, इस तकलीफ़ को महसूस किया है हसन। मैं उस घने जंगल में रात की तारीकी में बिल्कुल तन्हा थी। मैंने तुम्हें बहुत आवाज़ें दी थी, लेकिन तुम। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, तभी हसन उसके करीब आया। ये सब क्या है हानिया? तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम रात के वक्त कोई जंगल में ले गया था तुम्हें?
तुम्हें तकलीफ़ें पहुंचाई, तुम्हारे पूरे जिस्म पर अनगिनत चोटें आई, तुमने मुझे आवाज़ें दी और मुझ तक तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं पहुंची। कोई तुक बनती है इन सब बातों की। पहली बात तो ये कि जंगल का यहाँ हमारे घर के पास कोई नामो निशान तक नहीं, तो तुम जंगल तक कैसे पहुँच गई? दूसरी बात, तुम्हें चोटें आई तो चंद ही घंटों तक इन चोटों का, इन जख्मों का नामो निशान तक मिट गया। तीसरी बात, तुम थी तो इसी कमरे में, और तुम जानती हो मेरी नींद बहुत कच्ची है, ज़रा से खटके पर आँख खुल जाती है मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे आवाज़ें दो, चीखो, चिल्लाओ और मेरी आँख ही ना खुले? और फिर ये बताओ कि तुम जंगल में थी तो जंगल से वापस कैसे आ गई इतनी जल्दी, और आकर सो भी गई? तुम्हें जब मैंने उठाया तुम यहाँ सोफे पर पड़ी थी, और तुम। हसन अभी बात कर ही रहा था जब हानिया ने मुस्तरब सी होकर उसका हाथ थामा। हसन, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रही। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं एक मिनट ठहरो, मैं अभी तुम्हें अपना लिबास दिखाती हूँ। वो बाथरूम में लटका है। झाड़ी और कांटों से उलझने के बाद मेरा लिबास सारा का सारा फट गया था। वो लिबास देखकर तो तुम्हें ज़रूर यकीन आएगा ना। वो लंगड़ा कर चलती हुई बाथरूम की तरफ गई। खूंटी से लटका अपना लिबास उतारा। हसन भी उसके पीछे चला आया। वो दरवाजे में खड़ा था। ये देखो, मेरा पूरा लिबास फट चुका था, बाजुओं से, कमर से, और लिबास को पकड़कर वो सीधा कर रही थी। लेकिन उसे देखते ही ऐसा झटका लगा। वो बेयकीनी से लिबास को देखने लगी, फिर जल्दी से इधर उधर पलटने लगी। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद इसी लिबास को बदला था। ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाती हुई कई बार लिबास उलट पुलट कर चुकी थी। जब हसन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से कमीज पकड़ी, उसे गौर से देखा, लेकिन लिबास बिल्कुल सही सलामत था। पागल मत बनो हानी, रोज़ बरोज़ तुम्हारी जहनी हालत ख़राब होती जा रही है। आखिर क्यों तुम ये सब ख्यालात अपने जहन से नहीं निकालती? फॉर गॉड सेक भूल जाओ सब। ये सब ख्यालात पागल कर देंगे तुम्हें। देखो, कोई चोट नहीं लगी तुम्हें, लिबास भी बिल्कुल ठीक है। फिर भी तुम यकीन करने को तैयार नहीं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्वाब था या कोई वहम। खुदारा रहम करो अपने हाल पर भी और मुझ पर भी। हसन अब झिंझला सा गया था। हसन, ये मेरा वहम नहीं है हसन, वो कमज़ोर से लहजे में बोली। हसन ने बेबसी से उसे देखा। अच्छा, चलो रिलैक्स हो जाओ। पाँव पे पहले ही चोट लगी हुई है तुम्हें, पैर मज़ीद मुतासिर होगा। इधर आकर बैठो, आराम करो, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, फिर नाश्ता करके कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा तो जहन से ये सब ख्यालात भी निकल जाएंगे। तबीयत में बेहतरी महसूस करोगी तुम। हसन ने उसकी बिगड़ती हालत देखकर लहजे में नरमी पैदा की, फिर उसे कंधों से थामकर सहारा देता हुआ बेड तक ले आया, जबकि वो कन्फ्यूज सी यही सोचती रह गई कि रात में जो हुआ वो सब वाकई कोई ख्वाब था या हकीकत। दिलो दिमाग की बात मानने से ही इनकारी थे कि ये उसका वहम है। वो सच था, सब कुछ सच। वो कोई हवेली थी गालिबन, कोई बहुत बड़ा घर। राहदारियां ही राहदारियां थी वहाँ। जैसे बहुत से घरों की छतें एक दूसरे से जुड़ी होती है, वैसे ही इस हवेली की छत थी, जहाँ 400 पत्ते ही पत्ते बिखरे थे। खुश्क पत्ते, जैसे खिज़ा के मौसम में दरख्तों के तमाम पत्ते झड़कर ज़मीन को अपनी चादर में छुपा लेते हैं, वैसे ही इस हवेली की छत भी खुश्क और जर्द पत्तों में छुपी थी। वो अकेली उस हवेली की छत पर नंगे पैर इधर से उधर भागती फिर रही थी, जैसे किसी को तलाश कर रही हो। जर्द पत्ते उसके कदमों तले आकर चुरमुरा रहे थे, आवाज़ पैदा कर रहे थे, लेकिन वो उन पत्तों की आवाज़ से बेनियाज थी। उसके अंदाज में इज़्तिराब था, बेचैनी थी। वो एक वसी छत से गुजरकर अगली छत पर आई। वहाँ सीढ़ियाँ बनी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी, निगाहें कुछ तलाश कर रही थी, लेकिन फिर मायूस लौट आई। सीढ़ियाँ उतरकर सामने फिर एक वसी व अरीज छत थी, जो वैसे ही खुश्क पत्तों से ढकी थी। वो उन पत्तों पर चलती हुई फिर आगे बढ़ी। आगे फिर सीढ़ियाँ थीं। वो उन सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। सामने बहुत सी राहदारियाँ बनी थी, जहाँ एक राहदारी में सुर्ख गुलाब के फूल ही फूल बिखरे थे। उस राहदारी के दोनों एतराफ बहुत सी मशालें रोशन करके रखी गई थी, जैसे किसी ने उस राह को फ़कत उसके लिए ही सजाया हो।
उन फूलों को और इस सजावट को देखकर उसके लबों पर बहुत मुस्कुराहट उभर आई। चेहरा चमक उठा था। वो मसरूर सी अपने नंगे पैर नरमी से उन फूलों पर रखती आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सामने सजी मशालें खुद ब खुद रोशन होती जा रही थी और उसकी खुशी को मज़ीद बढ़ा रही थी। इस लंबी राहदारी का इख्तिताम एक बड़े से दरवाजे पर हुआ। दरवाजे पर चंद अल्फाज लिखे थे। उसने आंखें सुकेड़कर उन अल्फाज को पढ़ने की कोशिश की। वेलकम टू माई वर्ल्ड हानिया। वो अल्फाज थे या कोई जादू जो हानिया के पूरे वजूद पर एक सहर तारी कर गए। उसने दरवाज़ा खोला। गुमान था कि दरवाजे के उस पार कोई कमरा होगा, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने इंतहाई खूबसूरत मंजर था। रात का वक्त। सामने आसमान पर चांद का बड़ा सा थाल था जिसने अपनी दूधिया रोशनी से हर चीज़ को रोशन कर रखा था। काफ़ी दूर एक झील थी जिसमें चांद का अक्स नज़र आ रहा था और यूँ महसूस हो रहा था जैसे ज़मीन पर दो चांद उतर आए हों। इस झील के दरमियान एक बहुत खूबसूरत पिलर्स पर खड़ी चौकोर छत थी जिससे सफ़ेद रंग की रोशनियाँ सी फूट रही थी। उस जगह से दरवाजे तक एक लंबी और पतली सी सड़क बनी थी जिसकी चौड़ाई इतनी थी कि उस पर बेक वक्त फ़कत 2 लोग गुजर सकते थे। उस सड़क के दोनों एतराफ़ भी रोशनियाँ थीं, जैसे बहुत से जुगनू तरतीब से वहाँ डेरा जमाए बैठे हो। वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में चलती हुई आगे बढ़ने लगी। दरवाज़ा पार करते ही उसका लिबास बदल चुका था। सफ़ेद परियों के से लिबास में वो कोई शहज़ादी मालूम हो रही थी। ऊपर से चेहरे की अनोखी मुस्कान उसके हस्न को मज़ीद बढ़ा रही थी। वो जुगनू उड़कर अब उसके गिर्द मंडलाने लगे, लेकिन वो सीध में देखती आगे बढ़ती गई। झील के अतराफ में दरख्त ही दरख्त थे जो इस नीम अंधेरे में और चांद की चांदनी में खासे हैबतनाक महसूस हो रहे थे, लेकिन आज उससे बिल्कुल खौफ महसूस ना हो रहा था। यूं ही चलते चलते वो उस छत के करीब आ रुकी। वहाँ एक बेंच मौजूद था जिस पर कोई वजूद बड़ी शान से विराजमान था। उसकी हानिया की जानिब पुश्त थी। हानिया चमकता चेहरा लिए उसकी पुश्त को देखने लगी। मैं आ गई, खुशी से भरपूर लहजे में बताया गया था। उसकी बात सुनकर चंद पल के तौक़ुफ़ के बाद वो वजूद उठा। तुम्हें आना ही था हानिया। मैंने कहा था ना कि तुम एक दिन सारी दुनिया को छोड़कर मेरे पास आओगी, खुद अपनी मर्ज़ी से। वो तिलिस्माती आवाज़ गूंजी थी जिसने हानिया के दिल को अपने सहर में जकड़ा था। हानिया चौंकी थी उस आवाज़ पर। तो तुम? वो एकदम खौफ से लरस कर रह गई। 2 कदम पीछे लिए थे, तभी वो वजूद उसकी जानिब मुड़ा। हानिया के मुंह से चीख निकली। वो एकदम उठकर बैठी। सांस इंतहाई तेज चल रहा था। पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। उसने खौफज़दा निगाहों से इधर उधर देखा और सारा मंजर गायब हो चुका था। वो चांद, वो जुगनू, वो तिलिस्माती माहौल कुछ भी तो ना था। वो अपने कमरे में मौजूद थी। उससे कुछ ही फासले पर हसन गहरी नींद सो रहा था। हानिया ने गहरा सांस लिया, फिर साइड टेबल पर पड़े जग से ग्लास में पानी उंडेला और एक ही सांस में सारा पानी ख़त्म कर गई। नींद खराब हो चुकी थी, अब सो पाना मुश्किल था। एक नज़र हसन पर डालकर वो कंबल हटाती उठी और खिड़की में जा खड़ी हुई। बाल बिखरे हुए थे और परेशान सूरत। बार बार लब काटती वो अपने इज़्तिराब को कम करने की कोशिश कर रही थी। 6 माह हो चुके थे उनकी शादी को और पिछले 2 माह में 10 से 15 बार वो ये ख्वाब देख चुकी थी। हर बार एक ही मंजर, एक ही हवेली, वही वसी व अरीज़ छतें, वही राहदारियाँ। कुछ भी तो ना बदला था। हाँ, लेकिन आज ख्वाब का ज़्यादा हिस्सा नज़र आया था उसे। पहले वो सिर्फ दरवाजे तक पहुँचती और ख्वाब टूट जाता था, लेकिन आज उसने दरवाजे के पार का वो मंजर भी देख लिया। ख्वाब में वो इस बड़े से घर के मुख्तलिफ पोर्शंस से गुजरती हुई निहायत मुतमईन थी, यूँ जैसे उसका अपना घर हो, जैसे उसकी मिल्कियत हो वो घर। जबकि आज तक हानिया ने वो घर, वो हवेली असल में ना देखी थी, और जो चीज़, जो जगह असल में देखी ही नहीं, भला वो ख्वाब में क्यों नज़र आती थी। और एक बार नहीं, बार बार हानिया ने ये घर ख्वाब में देखा। क्या ताल्लुक़ था उसका हवेली का, उस हवेली का हानिया की ज़ात से? वो उलझ रही थी।
इन 6 माह में वो काफ़ी बदल चुकी थी और भी बहुत से उल्टे सीधे ख्वाब नज़र आते थे उसे, लेकिन वो अब हसन को कुछ नहीं बताती थी। जानती थी कि वो कभी यकीन नहीं करेगा, तभी हर बात अपने तक महदूद रखने लग गई थी। पहले की निस्बत काफ़ी खामोश भी हो गई। अक्सर रात में वो डर जाती, कभी कभार दिन में भी अपने कमरे में आने से खौफजदा हो जाती, लेकिन इस बारे में भी घर में किसी से भी कभी जिक्र ना करती। हसन मुतमईन हो चुका था कि हानिया की हालत में बेहतरी आ चुकी है, लेकिन इस बात से बेखबर था कि उसकी हालत संभलने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ की तरफ जा रही है। ताई जी का रवैया भी काफ़ी बेहतर हो चुका था हानिया से। जब हानिया ने पूरे घर का इंतज़ाम संभाल लिया तो ताई जी को भी अपने दिल का मैल साफ करना ही पड़ा। बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी मुतमईन थी, लेकिन अंदर ही अंदर हानिया का दिल हर वक्त डरता रहता, किसी अनहोनी के ख्याल से। आज भी उसके साथ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हुए थे, लेकिन वो खुद ही डरती रहती, अपने आप को तसल्लियाँ देती रहती, खुद को मजबूत बनाने के जतन करती, लेकिन हसन या बाकी सब घर वालों के सामने लब सिए रखती कि कहीं सब उसे पागल ही ना समझने लग जाएं। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। हसन और हानिया टेबल की दाएं साइड पर थे, जबकि बुशरा बेगम, रज़ा साहब और मोहसिन बाएं जानिब बैठे थे। खाना खाते खाते हसन ने निगाह उठाकर सबके चेहरों से उनकी मिजाज का अंदाज़ा लगाना चाहा। खुशगवार माहौल था और सबके मूड भी काफ़ी बेहतर थे। उसने खंकार कर सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। बाबा, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। वो रज़ा साहब से मुखातिब हुआ। रज़ा साहब जो मोहसिन से उसकी यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के बारे में कुछ पूछ रहे थे, चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? उन्होंने सर हिलाते हुए इजाज़त दी। हसन ने एक नज़र बराबर में बैठी हानिया पर डाली, जो सर झुकाए प्लेट में चम्मच से चावल इधर उधर पलट रही थी। बाबा, वो एक्चुअली मेरी कंपनी मुझे कराची शिफ्ट कर रही है। बस इसी की बात करनी थी आपसे, उसने धीमे से लहजे में कहा। मुबादा कहीं डांट ही ना पड़ जाए। कराची शिफ्ट कर रही है? मगर क्यों? यहाँ काम करने में क्या कबाहत है? रज़ा साहब ने बगौर उसका चेहरा देखा। बाकी सब भी हसन की जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। बाबा, असल में कंपनी कराची में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, तो वहाँ के ऑफिस में उन्हें किसी काबिल बंदे की ज़रूरत है। मेरी सलाहियतों को देखते हुए उन्होंने मुझे वहाँ भेजने के बारे में सोचा है। सिर्फ 2 साल की बात है बाबा। वहाँ मुझे रिहाइश भी मिल रही है, कंपनी की तरफ से गाड़ी भी, और मेरी इनकम में भी इजाफा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेरी प्रमोशन भी होगी। ये एक गोल्डन ऑफर है मेरे लिए। आप जानते हैं ना कि मेरे करियर का आगाज़ ये है और मैं बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ, तो ये मौका मुझे बेहतरीन लग रहा है अपने करियर के लिए। इसीलिए सोचा आप सबसे मशवरा कर लूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो फिर ही कंपनी से कोई बात करूँ। वो खासा पुरजोश लग रहा था। रज़ा साहब उसकी बात पर सोच में पड़ गए। हरगिज़ नहीं, अरे 2 ही तो पुत्र हैं मेरे। तुम ब्याह कर यूँ मीलों दूर जाकर बैठ जाओ हमसे, ना हम तुम्हें देख सके ना तुम हमें। बिल्कुल नहीं, साफ इनकार कर दो हसन। काम करना है तो यही करो, लाहौर में रहकर, बस। बुशरा बेगम ने सफाचट इनकार कर दिया इस बात पर। हसन उन्हें देख कर रह गया। अरे चुप करो बुशरा, अब वो कोई टीन एज लड़का नहीं है, माशाल्लाह से शादीशुदा है, कल को औलाद भी हो जाएगी। उसे अपनी जिम्मेदारियां समझने दो, इस काबिल हो लेने दो कि वो अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले खुद ले सके। रज़ा साहब ने कदरे सख्त अंदाज़ा इख्तियार किया। लेकिन रज़ा साहब, ऐसे कैसे मैं अपने बच्चे को खुद से जुदा करके इतनी दूर? बुशरा बेगम मिनमिना कर रह गई जब रज़ा साहब ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। मुझे बात करने दो पहले हसन से। उनके कहने पर बुशरा बेगम मुंह के जाविये बिगाड़ती खामोश हो गई। हाँ तो बरखुरदार, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मेरा मतलब, तुम राज़ी हो जाने के लिए? रज़ा साहब ने उसकी ख्वाहिश जाननी चाहिए। बाबा, सच पूछे तो आप लोगों से दूर तो मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचूं तो ये मौका मुझे बेहतरीन लग रहा है। मुझसे सीनियर्स भी मौजूद है ऑफिस में, लेकिन बॉस ने उनकी बजाय मुझे चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए। हो सकता है ये मौका मेरी किस्मत का सितारा चमका दे। हसन ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। रज़ा साहब हंकारा भरकर खामोश हो गए। वे चंद लम्हे कुछ सोचा और हानिया की तरफ देखा।
हानिया के बारे में क्या सोचा है तुमने? हानिया के दिल की बात उन्होंने पूछ डाली। मुझे फैमिली साथ ले जाने की ऑफ़र भी हुई है। वहाँ मुझे और मेरी फैमिली को रहने के लिए एक घर दिया जाएगा। तमाम बुनियादी सहूलियात भी मिलेगी। अब ये हानिया की और आप लोगों की मर्ज़ी है। जैसे आप सब कहेंगे वैसे ही कर लूँगा। अगर ये मेरे साथ जाना चाहे तब भी ठीक। अगर यहीं आप लोगों के साथ रह सकती है तो भी बेहतर। हसन ने फ़कत उनका दिल रखने की खातिर ये सब कहा था, वरना उसका दिल था कि हानिया भी उसके साथ ही जाए। देखो बेटा, तुम समझदार हो और अब शादीशुदा भी। हम लोगों ने कभी भी तुम पर या मोहसिन पर अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके बाद इंसान को चोचले छोड़कर प्रैक्टिकल लाइफ में संजीदा होना पड़ता है। मुझे खुशी है कि तुम जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हो। अगर यही मौका तुम्हारी तरक्की की सीढ़ी बनता है तो हम कभी भी तुम्हारी तरक्की की इस राह में रुकावट नहीं बनेंगे। बाकी रही बात हानिया की, तो अभी तुम दोनों की नई नई शादी है। बमुश्किल 6 माह हुए हैं शादी को। ऐसे में तुम वहाँ रहो ये यहाँ, यूँ अलग अलग रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। तो बेहतर है कि तुम हानिया को भी साथ ही ले जाओ। फ़कत 2 सालों की बात है। इन 2 सालों में कभी तुम और हानिया यहाँ का चक्कर लगा लेना, कभी हम वहाँ आ जाएंगे। 2 साल भी आखिर गुजर ही जाएंगे। हम बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, और इस खुशी के लिए अगर कुछ अरसे की दूरी बर्दाश्त करना पड़े तो मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा हरगिज़ नहीं है। क्यों बुशरा बेगम? रज़ा साहब ने नरमी से कहते हुए आखिर में बुशरा बेगम को देखा, जिन्होंने फ़कत एक खफा सी नज़र उन पर डालने पर ही इक्तफ़ा किया था। बहुत शुक्रिया बाबा, आपने बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया मेरे सर से, वरना मैं कल से इस बारे में सोच सोच कर परेशान था कि आपको और अम्मा को कैसे मनाऊंगा। थैंक यू सो मच। हसन के एक्साइटेड होने पर रज़ा साहब मुस्कुरा दिए। वो दरवाज़ा नॉक करता बॉस की इजाज़त से उनके कैबिन में दाखिल हुआ। वहाँ उसके बॉस असद बेग के अलावा एक और शख्सियत भी मौजूद थे। हसन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। सर, कुछ बात करनी थी आपसे, अगर आप फ्री हैं तो इस वक्त। हसन ने एक निगाह असद बेग के सामने बैठे उस शख्स पर डाली और उसे एतराफ़ करना पड़ा था कि वो जो भी था इंतहाई खूबरू और दिलकश शख्सियत का मालिक था। रंगत इंतहाई सफ़ेद थी, सब्ज़ रंग आँखें, जिनमें एक ख़ास चमक आँखों को मज़ीद दिलकशी अता कर रही थी। भूरे बाल जेल से सेट किए गए थे। 3 पीस सूट में मलबूस वो शख्स शाहाना अंदाज में बैठा था। उसके हर अंदाज से उसकी इमारत ज़ाहिर हो रही थी। एक अजीब सी कशिश थी उसके वजूद में कि हसन भी मुतासिर होकर रह गया था। हाँ कहो हसन। असद बेग के मुखातिब करने पर हसन उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। सर, आपने ट्रांसफ़र की बात की थी मुझसे, तो मैं राज़ी हूँ कराची जाने के लिए। आप मुझे बता दीजिएगा कि कब जाना है। हसन ने जवाब दिया। उसके साथ ही उसने वाज़ह महसूस किया था कि उसकी बात पर पहले बेनियाज से बैठा खूबरू शख्स एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा था। फिर उसके लबों पर बड़ी पुरस्रार सी मुस्कुराहट ने अपनी झलक दिखाई थी। चेहरे की चमक में भी काफ़ी इजाफा हो गया था। बहुत खूब हसन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगले हफ्ते तुम्हें जाना है कराची। बाय द वे, फैमिली भी साथ लेकर जा रहे हो या अकेले? हमें अभी बता दो, ताकि उसी हिसाब से हम तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर सकें। उसकी बात पर असद बेग भी एकदम बेतहाशा खुश हुए। हसन उलझ सा गया कि इतना खुश होने वाली कौन सी बात है इसमें। सर, मैं और मेरी वाइफ होंगी, हम दोनों ही जाएंगे बस। सोचों को झटकते हुए हसन ने उन्हें जवाब दिया। इससे कुछ फासले पर बैठे उस शख्स की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। वो पेन हाथ में पकड़ी उंगलियों की मदद से उसे घुमा रहा था। ओके, 1-2 दिन में तुम्हें फ़ाइनल डेट बता दी जाएगी और बुकिंग भी हो जाएगी। तब तक यहाँ के जो चंद काम है तुम्हारे ज़िम्मे, उन्हें मुकम्मल कर लो तुम। असद बेग के कहने पर वो सर हिलाता हुआ कैबिन से बाहर निकल आया। उसके जाने के बाद असद बेग ने फातिहाना निगाहों से सामने बैठे उस शख्स की जानिब देखा, जो आंखों में जुनून खेज चमक लिए असद बेग की तरफ ही देख रहा था। लबों की पुरस्रार मुस्कुराहट बदस्तूर कायम थी। लीजिए अशहब हमदानी साहब, आपका काम तो हो गया। वो जाने के लिए राज़ी भी हो चुका है और उसकी वाइफ भी उसके साथ ही होगी। रिहाइश उनकी वहीं होगी जहां आपने कहा। असद बेग अशहब हमदानी को मुखातिब किया। लहजे में बेतहाशा खुशी की झलक थी।
आपने हमारा काम किया है तो आपका काम भी जल्द ही हो जाएगा। आपकी रकम आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। अगले हफ्ते वो दोनों कराची पहुंच जाने चाहिए। अशब हमदानी की आवाज़ कैबिन में गूंजी। इंतहाई खूबसूरत मर्दाना आवाज़, और आवाज़ से झलकता रौब। असद बेग जैसा खरांट और तेज़ तरार आदमी भी उसके सामने दबता हुआ सा महसूस हो रहा था। अब तक आपकी मानी है तो आइंदा भी मानेंगे। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि हमारी कंपनी में इतने काबिल लोग मौजूद हैं, फिर आपने हसन रज़ा को ही क्यों चुना, और उनकी रिहाइश के लिए वही हवेली क्यों? कराची में और भी तो बहुत सी जगह है रहने के लिए, और उसके कराची जाने में भला आपको क्या फ़ायदा हो सकता है जो इतनी खत रकम के बदले आप ये काम करवा रहे हैं मुझसे? असद बेग ने आंखें सुकेड़कर अशब हमदानी को देखा। जब किसी इंसान को मुफ्त में आम मिल रहे हो तो उसे सिर्फ आम खाने से मतलब होना चाहिए। गुठलियाँ गिनने में अपना वक्त और एनर्जी क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप? अशब हमदानी की बात पर असद बेग गड़बड़ा कर रह गए। उसका लहजा साफ साफ ये बात जता रहा था कि यह उसका ज़ाती मामला है और असद बेग इस मामले में मदाखलत ना ही करे तो बेहतर है। खैर, मैं चलता हूँ अब। आपकी और मेरी कमिटमेंट बस यहीं तक थी। शाम तक आपकी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अशब हमदानी उठा। असद बेग ने भी खड़े होकर अलविदाई मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया। अशब ने फ़कत एक निगाह उसके बढ़ते हुए हाथ पर डाली, फिर हाथ मिलाए बगैर कोट झटक कर सीधा करते हुए कैबिन से निकल गया, जबकि असद बेग बड़बड़ाते हुए कुर्सी पर बैठ गए। वो असद बेग के कैबिन से निकल रहा था जब नज़र सामने टेबल के पीछे बैठे हसन पर पड़ी। एक तंज़िया मुस्कुराहट ने अशब हमदानी के लबों को छुआ। आंखों में इस्तेहज़ा का रंग गालिब था। बेनियाजी से मुतवाज़न चाल चलता हुआ वो लिफ्ट का बटन प्रेस करता अंदर दाखिल हुआ। लिफ्ट बिल्कुल खाली थी। दरवाज़ा बंद होते ही उसने लिफ्ट की दीवारों की जानिब देखा। अगर कोई आम इंसान लिफ्ट में मौजूद हो तो दीवारों में उसका अक्स नज़र आता है कि लिफ्ट की दीवारें किसी आईने की मानिंद नज़र आती है, लेकिन इस वक्त वहाँ अशब का अक्स नज़र नहीं आ रहा था। जिस जगह वो खड़ा था, अक्स में वो जगह खाली दिखाई दे रही थी। लबों पर मसरूर सी मुस्कुराहट सजाए उसने दीवार पर उंगली से टच किया। अगले ही लम्हे वहाँ हानिया की खूबसूरत तस्वीर जगमगा रही थी। तस्वीर में उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। बहुत कम वक्त रह गया है तुम्हारी और मेरी रूबरू मुलाकात होने में। बस कुछ दिन और, मेरा इंतज़ार ख़त्म होने को है। दिलचस्पी से उस तस्वीर को देखते हुए उसने सरगोशी की थी। उसकी आंखों का सब्ज़ रंग तब्दील होकर सुर्खी में ढलने लगा। फिर देखते ही देखते वो तस्वीर मिट गई। लिफ्ट भी रुक चुकी थी। वो आंखों पर गॉगल्स चढ़ाता मजबूत कदमों से चलता लिफ्ट से निकलकर एक जानिब बढ़ गया। उदास हो? वो ट्रेन में बैठे कराची की जानिब सफ़र थे जब हसन ने अपने कंधे पर सर रखकर बैठी हानिया से पूछा। रात का तीसरा पहर चल रहा था, लेकिन दोनों को ही नींद ना आ रही थी। हानिया ने एक नज़र उसकी जानिब देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाती सीधी हो बैठी। नहीं, उदास तो नहीं हूँ, बस यूं ही बेचैनी सी महसूस हो रही है। पहले कभी घर वालों से इतनी दूर नहीं गई ना, शायद इसीलिए दिल घबरा रहा है ये सोच सोच कर कि 2 साल कैसे रहूंगी सबके बिना। वो धीमी सी आवाज़ में बोल रही थी। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, और फिर ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। सिर्फ 2 साल की बात है, इसके बाद हम सब इकट्ठे ही रहेंगे। हसन ने उसके कंधे के गिर्द बाजू हमायल करते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था यूं घर वालों से इतनी दूर रहना, लेकिन फ़कत अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो जाने पर तैयार हो गया। दोपहर 2 बजे के करीब वो लोग कराची में अपनी मतलूबा जगह पहुंच चुके थे। सामने हवेली का बड़ा सा आहनी गेट दिखाई दे रहा था। आओ, हसन के कहने पर वो भी अपना ब्रीफकेस घसीटती हुई अंदर दाखिल हुई। वो हवेली अब इन दोनों के सामने थी। दोनों तायराना जायज़ा ले रहे थे इस जगह का। सामने का पोर्शन जदीद अंदाज में तामीर करवाया गया था, जहां हसन और हानिया को क़याम पजीर होना था। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हवेली का वो हिस्सा नज़र आने लगा जो खंडर की सी शक्ल इख्तियार कर चुका था। हवेली ताहद्दे निगाह फैली हुई थी।
हानिया ठिठक सी गई इस हवेली को देखकर। कुछ अजीब सा एहसास हुआ था उसे। वो कराची पहली बार आई थी, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे इस हवेली से, इस घर से इसका बहुत पुराना और पक्का रिश्ता हो। जैसे वो पहले भी इस हवेली के दरो दीवार से वाकफियत रखती हो। वो इस हवेली को पहले भी कहीं देख चुकी थी, लेकिन कहाँ, ये जहन में नहीं आ रहा था। वो अपने ही ख्यालों में उलझी हुई हवेली के पुराने हिस्से को देखे जा रही थी जब उसे तपिश का एहसास हुआ। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, तभी किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की। वेलकम टू माई होमलैंड। हानिया खौफ से सर्द पड़ने लगी। ये आवाज़ वो पहचानती थी। ये आवाज़, ये लहजा उसके लिए अजनबी हरगिज़ न था। तो क्या वो यहाँ भी आ पहुँचा था? उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनीखेज लहर दौड़ गई। तपिश का एहसास ख़त्म हो चुका था। वो आंखों में हिरास लिए खिड़की खड़ी थी जब हसन ने उसके शानों को थामा। कहाँ खोई हो यार, कब से बुला रहा हूँ, चलो अंदर चले। हसन के कहने पर उसने खाली खाली निगाहों से उसे देखा, फिर एक नज़र हवेली के पुराने हिस्से पर डाली, जिसके बड़े से दाखिली दरवाजे पर एक बड़ा और वजनी सा ताला लगाया गया था। घर देखकर हसन का मूड फ्रेश हो चुका था। तभी वो हानिया को साथ लिए अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि हानिया की निगाहें हवेली के पुराने हिस्से पर ही जमी थी। हानिया, मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही है यार, तुम्हें दी थी, कहाँ रख दी है? हसन की झुंझलाई हुई सी आवाज़ उभरी। हानिया, जो किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही थी, सैंडविच मेकर का स्विच ऑन करती जल्दी जल्दी कमरे में आई। कौन सी फ़ाइल की बात कर रहे हैं आप? हसन को मुख्तलिफ दराज खंगालते देखकर हानिया ने पूछा। ब्लैक कलर की फ़ाइल, परसों तुम्हें दी थी, और साथ ताकीद भी की थी कि बहुत ज़रूरी पेपर्स है इस फाइल में, संभाल कर रखना इसे। लेकिन अब मिल नहीं रही। हसन ने पेशानी मसली। वो मैंने बेड की साइड टेबल के दराज में रखी थी, मैं देखती हूँ वहाँ, वो कहकर आगे बढ़ी। हसन भी उसके साथ ही बेड की जानिब बढ़ा, ये आस लिए कि शायद फ़ाइल वहीं होगी। हानिया ने पूरा दराज खंगाल लिया, लेकिन फ़ाइल वहाँ नहीं थी, जबकि उसे अच्छी तरह याद था फ़ाइल उसने खुद यहाँ रखी थी। बार बार पागलों की तरह उस दराज को चेक करती, वो इधर से उधर हाथ मार रही थी जैसे वो फ़ाइल नहीं कोई सुई हो। इंतहाई गैर जिम्मेदार औरत हो तुम हानिया, एक फ़ाइल तक संभाल कर नहीं रख सकती थी तुम? घर और शौहर क्या खाक संभालोगी? हसन उसकी गायब दिमागी से वैसे ही चिढ़ने लगा था। अब जब वक्तन फ़वक्तन उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी गायब मिलने लगी तो वह अपने गुस्से का बिला झिझक इजहार कर जाता। हसन, बिलीव मी, मैंने फ़ाइल यहीं रखी थी। हानिया रोने लगी। यहाँ रखी थी तो कहाँ गई? हाँ, ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, या कोई भूत आया था हमारे घर जो फ़ाइल उड़ा ले गया? तुम जानती भी हो कितने अहम डॉक्यूमेंट्स थे उस फाइल में। सर ने मेरे हैंड ओवर की थी वो फाइल। आज क्या जवाब दूंगा मैं जाकर उन्हें कि मेरी बीवी कहीं रखकर भूल गई है फाइल? हानिया, कभी घर के कामों में अपने दिमाग को हाजिर भी कर रख लिया करो। पता नहीं सारा दिन घर में रहकर तुम करती क्या हो, किन ख्यालों में खोई रहती हो कि मेरी चंद चीज़ें तक संभाली नहीं जाती तुमसे। हसन उस पर चिल्ला रहा था, जबकि वो बेबसी से सर झुकाए लब काट रही थी, आंखों में आए आंसू को पीछे ढकेल रही थी कि अगर हसन ये आंसू देख लेता तो मज़ीद गुस्सा और हो जाता। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब आगे हानिया के साथ और क्या क्या होना बाकी है, और हसन कब उसकी तकलीफ़ को समझ सकेगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।